मार्क एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के सभी कॉन्सेप्ट वन शॉट में डिस्कस करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हैं। और ये क्लास रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल नया जो रैशनलाइज्ड सीबीएसई एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी पर बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। चैप्टर का नाम है एसिड। तो पहले कुछ एसिड्स के बारे में जान लें और बेसिस के बारे में जान लें। सबसे पहले एसिड के बारे में हम कहें कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी जो आपके पास भी है। एसिड वो सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर। एसिड वाटर में डिसोसिएट होकर आयंस प्रोड्यूस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहली पहचान कि एसिड वाटर में डिसोसिएट होकर आयन बनाते हैं और आयन का नाम है हाइड्रोजन आयन। और जब वो पानी के साथ वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, वो H3O+ आयन। पहला पहचान इसकी। दूसरा, ये इनका टेस्ट है वो सोर होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा, ये लिटमस पेपर जो ब्लू वाला था उसको रेड कर देते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। और इसके अलावा एसिड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करता है। A solution of acid in water conduct electricity due to presence of H+ आयन। यानी एसिड का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन में हेल्प इसलिए करता है क्योंकि H+ आयन प्रोड्यूस करता है। आयन ही करंट को यानी चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाते हैं। कुछ जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं जो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, जनरली हमें अपनी बुक में देखने को मिलेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में और इसलिए वो ज्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। उनका आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर में वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वीक एसिड्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कैसे HCl, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पानी में जब डिसॉल्व हो रहा है तो डिसोसिएट हो रहा है, जिसमें H+ आयन जो बन रहा है वो H2O के साथ ऐड होकर H3O+ आयन बनाता है, साथ में क्लोराइड आयन। ये एग्जांपल दिया हुआ है कि HCl वाटर में जब डिसोसिएट हो रहा है तो वो H3O+ आयन बना रहा है जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, या स्टार्टिंग में ही आपसे डिस्कस किया गया है, और प्लस क्लोराइड आयन। और इन आयन की हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में मदद मिलती है। वीक एसिड कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। तो वीक एसिड वो है जो कंप्लीटली यानी नहीं होते, यानी पार्शियली होते हैं, आंशिक रूप से जो वाटर में डिसोसिएट होते हैं, यानी कम आयन बनाते हैं वो। तो वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। और ये जैसे एग्जांपल में एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, और ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड है। और वैसे नेचुरल एसिड भी बहुत सारे हैं जो हम लोग खाने पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं। टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, चींटी के डंक से मैथोनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड, वो सब भी एसिड है और वीक में ही आते हैं वो भी। अब डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है? जैसे आप लोग घर में दूध लेकर आते हैं तो दूध में पानी मिला देते हैं, थोड़ा बहुत, डिपेंड करता है मेंबर पर और दूध की क्वांटिटी पर। तो अगर मान लीजिए आप दूध में पानी मिलाते हैं तो इजीली दूध में जो 1 लीटर दूध है उसमें आपने आधा गिलास 1 गिलास पानी मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड में भी पानी ही मिलाया जाता है पर तरीका अलग है। डाइल्यूशन प्रोसेस का तरीका अलग है एसिड के लिए। उसमें आपको घर में जो है दूध में पानी मिलाते हो, पानी को डाइल्यूट करना है, दूध को डाइल्यूट करना है तो उसमें पानी मिला दिया आपने, दूध की मात्रा बढ़ा दी। अब एसिड में पानी मिलाना है तो ये तरीका नहीं है कि आपने एसिड लिया और पानी मिला दिया ना, आपको डिसाइड करना है कितना एसिड चाहिए हमें, कितना पानी उसमें मिलाना है। दोनों चीजें डिसाइडेड होती है पहले से। मान लीजिए कि 5 ml एसिड है, कंसंट्रेट है वो, और उसमें 10 ml ये एसिड है और उसमें 10 ml वाटर मिलाना है। तो अब ये नहीं कि ये एसिड टेस्ट ट्यूब में लिया 5 ml और 10 ml पानी लिया और उड़ेल दिया, ऐसा करोगे दोबारा हो सकता है उड़ेलने लायक भी ना बचो, क्योंकि वो एसिड में पानी जाएगा वो बर्न हो सकता है, फट सकता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, मुंह पर आ सकती है वो छींटे, उसकी एसिड की छींटे,
एसिड बर्न हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 10 ml पानी रखा इस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, और उसमें से कुछ बूंदे एसिड डाल के इसको ग्लास रॉड से हिला दिया। यानी पानी आप रख लो इसमें, जो भी जितना भी मिलाना है आपको उस एसिड में पानी, इस पानी में इसमें से कुछ बूंदे डाल दी, फिर हिला दिया, फिर कुछ बूंदे डाले हिला दिया, फिर कुछ बूंदे डाले और हिला के इसको नॉर्मली डाइल्यूट कर दिया। ये डाइल्यूशन का सही प्रोसेस है। वो वाला प्रोसेस नहीं चलेगा घर में जो दूध में पानी मिलाते हैं, वैसे करोगे तो फिर करने लायक बचोगे नहीं बचोगे भगवान जाने दोबारा से। क्योंकि ये जो डाइल्यूशन प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इससे जो हीट निकलेगी वो कंटेनर फट सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, एसिड बर्न हो सकता है। बट डाइल्यूशन प्रोसेस है क्या, ये तो मैंने आपको तरीका बताया करने का। डाइल्यूशन प्रोसेस है एसिड को डाइल्यूट करना, उसमें जो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है, डाइल्यूशन प्रोसेस में आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज होता है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जैसे कि पहले वो एसिड जिसमें मतलब थोड़ा पानी था, उसमें 1 ml में एसिड का जो आयन का जो मात्रा थी ज्यादा थी, फिर उसमें आपने पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया उसको, फिर आप दोबारा से चेक करोगे 1 ml एसिड में आयन कम हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन कम हो जाएंगे। इसे मैं इस तरह से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर मिल्क है, 1 लीटर मिल्क है, और उससे हमें मान लीजिए 20 ग्राम बटर निकल जाता है, या कुछ भी बटर घी वगैरह कुछ भी निकाल रहे हो आप, मान लो 1 लीटर दूध से 20 ग्राम निकल जाता है। अब ये दूध एक तरह से आप कंसंट्रेट मान लो, हमने इसे पानी नहीं मिलाया था। अब इसी 1 लीटर दूध में अगर आप 1 लीटर और पानी मिला दो, 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया वाटर, अब इसका मात्रा टोटल 2 लीटर हो गया। अब उस 2 लीटर में से 1 लीटर अलग 1 लीटर मिल्क लिया और बटर निकाला, तो इस बार 10 ही ग्राम आएगा 1 लीटर से, क्योंकि आपने 1 लीटर का 2 लीटर बना दिया। अब अगले 1 लीटर को निकालोगे फिर और 10 ग्राम आ जाएगा, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट आपने लीटर ले लिया, तो पर लीटर 10 ग्राम हो गया, पहले पर लीटर 20 ग्राम था। पहले वाले मिल्क में बटर का जो अमाउंट था 20 ग्राम पर लीटर था मान लिया, तो जब आपने उसको डाइल्यूट किया, उसमें पानी मिला दिया, तो अब जो है वो 10 ग्राम पर लीटर हो गया। आप उसमें अगर 1 लीटर की जगह पानी 2 लीटर मिला दो तो टोटल 3 लीटर कर दो, तो अब पर लीटर लगभग वो 7 ग्राम के आसपास आ जाएगा बटर उसमें। तो ये क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में बटर का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से एसिड में पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है जब आप उसे डाइल्यूट करते हो, चाहे वो एसिड को डाइल्यूट करो चाहे बेस को डाइल्यूट करो, आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। चलिए अब बात करते हैं बेस की। बिल्कुल कुछ इसी तरह की बातें बेस के बारे में भी है बच्चों। जैसे बेस जो है वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होता है वाटर में और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, OH- आयन बनाता है। बेस का जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं बेस, उन्हें हम अल्कालाइज भी कहते हैं। और अल्कालाइज जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि आयंस प्रोड्यूस करते हैं OH- आयन, और वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली, जो स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे और OH- आयन बनाएंगे। एग्जाम्पल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। और इनका टेस्ट बिटर होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब इसके अलावा वही स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ मिलाएंगे, ये बेस हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये आपका सोडियम का आयन पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसे बैलेंस करने की जरूरत है, बैलेंस नहीं है, जस्ट सिंपल आपको ये दिखाया है कि कैसे आयन बनता है इसमें, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और जैसे स्ट्रॉन्ग वीक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं,
इन द सेम वे वीक बेस भी पार्शियली डिसोसिएट होते हैं आंशिक रूप से, यानी ज्यादा आयन प्रोड्यूस नहीं करते वो। जितना आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा आयन ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये वीक बेस है इसलिए। डाइल्यूशन प्रोसेस में आपको समझा चुका हूं, वही है जो एसिड के लिए डाइल्यूशन है वही बेस के लिए डाइल्यूशन है। हाँ, ये अलग बात है कि एसिड के डाइल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं और बेस के डाइल्यूशन प्रोसेस से OH- आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो slowly adding a base to water to decrease its strength, it is exothermic process and lower the concentration of OH- ions। और डाइल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। देखो आप ना उसमें पर यूनिट वॉल्यूम पर याद रखोगे तो क्लियरली समझ में आएगा। ओवरऑल तो आयन बढ़ेगा, क्योंकि जब आप किसी एसिड में पानी डालोगे तो आयन प्रोड्यूस होंगे, पर अगर उसको कंपेयर तब करोगे जब वो कम पानी में था और ज्यादा पानी डाला है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर कंपेयर करोगे कि 1 ml वो वाला ले लो जिसमें कम पानी था और 1 ml वो ले लो जिसमें ज्यादा पानी है, तो जिसमें कम पानी है 1 ml में उसमें आयन ज्यादा होंगे और जिसमें 1 ml में ज्यादा पानी है उसमें आयन कम होंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है डाइल्यूशन प्रोसेस से। दिस इज 1 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एसिड बेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ली, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। बच्चों इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हेल्प करते हैं एसिड या बेस को पहचानने में, कलर के जरिए या ऑर्डर के जरिए, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स आपके कुल नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, 3 तरह के इंडिकेटर आपको मिलेंगे आपके सिलेबस में। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर की बात कर लेते हैं, उनके कलर के बारे में बात कर लेते हैं। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस का जो सॉल्यूशन है लाइकेन ग्रुप ऑफ प्लांट, जो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है, लाइकेन ग्रुप ऑफ प्लांट से मिलता है। नेचुरल कलर इसका पर्पल है जब ये न्यूट्रल है। उसके बाद एसिड और बेस में इसके कलर चेंज हो जाते हैं, दैट आप अच्छे से जानते हो कि एसिड में वो रेड हो जाता है, बेस में ब्लू हो जाता है और न्यूट्रल में वो पर्पल रहता है, यानी उसका नेचुरल कलर जो है पर्पल है। ये एक इंडिकेटर का काम करता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये रहा लिटमस सॉल्यूशन का, एसिड में रेड, बेस में ब्लू और न्यूट्रल में पर्पल। उसके बाद दूसरा टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी एक इंडिकेटर है और ये एसिड पे इसका एसिड पर कोई प्रभाव नहीं है, येलो येलो ही बना रहेगा। बेस में हाँ रेडिश हो जाता है और न्यूट्रल में भी कोई फर्क नहीं है, वो येलो है तो येलो ही रहता है। ये टर्मरिक का हो गया। देन वी हैव हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया जो ब्लूम करता है, जब उसे खिलता है तो वो किस सॉइल में ब्लूम कर रहा है, वो सॉइल के पीएच के बारे में इंडिकेट करता है उसका कलर, यानी सॉइल के नेचर को बता रहा है कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, उसके कलर से, पेटल्स के कलर से, उसके फूलों के पेटल्स के कलर से। देखो यहाँ पर हाइड्रेंजिया एसिडिक सॉइल में ब्लू कलर का ग्रो करता है उसका पेटल्स, बेसिक सॉइल में रेड या पिंक और न्यूट्रल में भी रेड या पिंक, ये हाइड्रेंजिया है। देन वी हैव पेटूनिया। एसिड में उसके पेटल्स का कलर रेडिश पर्पल है, बेस में वायलेट है और न्यूट्रल में पिंक है। देन वी हैव जिरानियम। जिरानियम में एसिड का नाम दिया हुआ है एंथोसाइनिन पेलार्गोनिडिन, और इसमें कलर का चेंज किस तरह से होता है, एसिड में ऑरेंज रेड, बेस में ब्लू और न्यूट्रल में ये पिंक रहता है। देन वी हैव रेड कैबेज लीव्स। एसिड में रेड, बेस में ग्रीन और न्यूट्रल में पर्पल। कुछ लिटमस का थोड़ा सा मैच कर रहा है, लिटमस पेपर वाला ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, ये वाला अलग हो रहा है क्योंकि लिटमस बेस में ब्लू हो जाता है, इसमें ग्रीन हो रहा है। बाकी दोनों सेम मैच कर रहे हैं। मैथिल ऑरेंज, ये वो जो पहले शुरू के 3 थे ना, रेड कैबेज लीव्स और पेटूनिया, जिरानियम, हाइड्रेंजिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कलर, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं दिया ही नहीं गए, तो आप इधर उधर ढूंढ के लिखोगे।
बट अब जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट, जैसे मैथिल ऑरेंज के बारे में, इसके कलर कैसे चेंज होता है एसिड बेस या न्यूट्रल में, वो जरूरी है याद करना आपके लिए। एसिड में रेड रहता है, बेस और न्यूट्रल में येलो येलो रहता है, मैथिल ऑरेंज, तो ये याद करना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट फिनोप्थेलिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है जिसमें आपको याद रहना ही चाहिए हर हालत में। फिनोप्थेलिन एसिड में कलरलेस होता है, न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है, बेस में पिंक रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि फिनोप्थेलिन बेस में पिंक होता है, बाकी दोनों में कलरलेस है। इसके अलावा चाइना रोज का हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, वो क्लास 7th में हमने देखा था। चाइना रोज के पेटल्स का जो कलर है वो कलरलेस है, न्यूट्रल में कलरलेस है चाइना रोज। एसिड कलर में मैजेंटा होता है, मैजेंटा कलर डार्क रेड, बेस में लाइट ग्रीन और न्यूट्रल में कलरलेस, लाइक दिस। ये आपने जो इंडिकेटर जो कलर्स के चेंज से बताते हैं एसिड बेस का प्रेजेंस। अब हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने ऑर्डर को चेंज करके एसिड या बेस की प्रेजेंस के बारे में इंडिकेट करते हैं, जिसमें हमारे पास सिलेबस में 3 है, वेनिला, अनियन और क्लोव ऑयल। तीनों में बस एक ही बात है, एक जैसा ही है सबकी वो प्रेजेंस। बेस में तीनों ही अपनी स्मेल को, ऑर्डर को लूज कर देते हैं, यानी उनकी जो स्मेल, उनकी बदबू या उनकी खुशबू आप जो भी माने वो लूज कर देते हैं, खत्म हो जाती है, और बाकी एसिड या न्यूट्रल में वो बने रहते हैं। प्याज की जो स्मेल है या लौंग के तेल की जो स्मेल है या वनीला की, वो बेस में लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और एसिड में बनी रहेगी और न्यूट्रल में भी बनी रहेगी। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है ये। नाउ वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। ऑलरेडी हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और H+ आयन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड जो वीक मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, आंशिक रूप से डिसोसिएट होते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल है, और आयन भी ये कम प्रोड्यूस करते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस वन, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड दोज एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वीक में आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में होता है, टार्टरिक एसिड जो इमली में होता है, सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में होता है, कार्बोनिक एसिड, ये सभी वीक एसिड के एग्जाम्पल है जो पार्शियली यानी पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट होकर आयन नहीं बनाते हैं, यानी आयन कम बनाते हैं, और ये वीक एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपके सिलेबस में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड का, जो बार बार घूम फिर के आएगा। इसके तो नाम आते हैं, फॉर्मिक का, टार्टरिक का, इनका फॉर्मूला वैसे नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो फिर यही वाला आ सकता है। टार्टरिक का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं आता है आपके सिलेबस में, सिट्रिक एसिड का भी नहीं आता है, कार्बोनिक का काम आता है। तो आपको फॉर्मूले के, इनके केमिकल फॉर्मूले में इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 3 है जो वीक एसिड वाले काम आते हैं आपके सिलेबस में, जिनका फॉर्मूला काम आता है, बाकी सब तो नाम से भी चल जाता है, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये वीक एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। मूव ऑन। कंसंट्रेट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। कंसंट्रेट का मतलब उसमें वाटर का अमाउंट कम है, पानी की मात्रा कम है, और पर यूनिट वॉल्यूम में उसमें आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और डाइल्यूट एसिड यानी पानी ज्यादा मिला दिया आपने। एग्जाम्पल से समझिए, आपने 5 ml एसिड और दूसरी जगह भी 5 ml एसिड लिया, इस 5 ml एसिड में केवल 5 ml वाटर मिलाया, और इस 5 ml में आपने 10 ml वाटर मिलाया, तो ये वाला जो मिलके आएगा एसिड वो कंसंट्रेट होगा, और इससे जब कंपेयर करोगे तो ये वाला डाइल्यूट होगा, ज्यादा पानी है इसलिए डाइल्यूट एसिड माना जाएगा। तो एसिड विच कंटेन वेरी लो कंपोजिशन ऑफ वाटर इन देम वो कंसंट्रेट है, और एसिड विच कंटेन वेरी हाई कंपोजिशन ऑफ वाटर इन देम दैट इज डाइल्यूट एसिड। अक्सर सिलेबस में डाइल्यूट एसिड से ही रिएक्शन देखने को मिलती हैं, कंसंट्रेट का कहीं एक आध जगह है, बहुत कम है,
कंसंट्रेटेड एसिड से जो केमिकल रिएक्शंस है। अब हमारे पास डिस्कशन है एक्टिविटी 2.3, जिसका फिगर भी आपके सामने यहाँ पर है। क्या समझाने का प्रयास है, यहाँ पर वो एक्टिविटी समझ में आएगा, देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर पहले लेना है आपको जिंक ग्रेन्यूल्स, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स है, और उसमें मिलाया आपने डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। तो एक तरह से ये जो एक्टिविटी है दिखाने का प्रयास है कि मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक मेटल है और आपने उसमें एसिड मिलाया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, और ये बबल्स बन रहे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस है। और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस तरह से डिलीवरी ट्यूब से पास होंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास होते हुए बबल्स बनाएंगे, और जब इन बबल्स के पास बर्निंग कैंडल आएगी तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। तो इस एक्टिविटी से मेन दो बातें आप कंक्लूजन में निकाल सकते हो। पहली बात कि मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा जो आप कंक्लूजन इस एक्टिविटी से निकाल सकते हो, हाइड्रोजन गैस जब बर्न करता है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड के साथ ये बर्न करता है। ये दो बातें इस एक्टिविटी से क्लियरली आपको समझ में आती है। हेडिंग है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। तो हमने अभी एसिड का देखा मेटल के साथ। एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। देखो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, ये मेटल है और ये एसिड है, और जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने पर जिंक सल्फेट बना जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, जो हमने पीछे एक्टिविटी में भी देखा था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। और बेस का भी रिएक्शन कुछ इसी तरह से ही है। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, जिंक के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जिंकेट, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, यानी एक सॉल्ट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और फिर वही एक्टिविटी है कि बर्निंग कैंडल लेके जाओगे अगर आप उस हाइड्रोजन गैस के पास तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। तो हमारे पास हेडिंग था कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसका आपसे अगर एक पूछा जाए तो आप एक लाइन में आंसर दो, एसिड अगर रिएक्ट कर, देखो अगर लगाना पड़ता है, हर एसिड हर मेटल से रिएक्ट करता है जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिएक्ट करेगा, अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। इन द सेम मैनर अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कंडीशंस लागू रहती है कि हर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता। कॉपर के साथ नहीं करता सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गोल्ड और सिल्वर के साथ तो बिल्कुल नहीं हो पाती इनकी रिएक्शंस। तो अब ये नहीं कि हर मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा ये समझना है। अब एक और एक्टिविटी हेडिंग पढ़ लेती है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल। ये हेडिंग है बच्चों, आपके एनसीईआरटी बुक की हेडिंग है, और हेडिंग को एक रिएक्शन के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होता है, ये हेडिंग है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होता है। एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्लास में, जब बच्चे टीचर्स प्रैक्टिस करवाती हैं तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, कि बताओ एसिड मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या एसिड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी हाइड्रोजन भूल जाओ। पिछले वाले एक्टिविटी में आपने देखा हाइड्रोजन बन रहा था, लेकिन सिर्फ मेटल था वो। यहां मेटल नहीं है, मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन मेटल के कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट लगा हुआ है ना, कार्बोनेट हिंट ही आपके लिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बोनेट वर्ड जो लगा हुआ है।
तो वही है यहाँ पर रिएक्शन एक बार समझते हैं एक्टिविटी में। सोडियम कार्बोनेट है, ये मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया। इसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। HCl रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके बाद रिएक्शन के बाद ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जा रही है डिलीवरी ट्यूब से ये यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग यही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हुई है, ये जानने के लिए आपको उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, उसमें जब पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। और ये पहचान है, जैसे हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिबरेट होती है तो उसकी टेस्टिंग इसी वाली एक्टिविटी से की जाती है। उसको लाइम वाटर से यानी चूने के पानी से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास किया जाता है और वो हल्का सा मिल्की हो जाता है, जो बताता है कि प्रोड्यूस होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी में जो हेडिंग था वो मैंने आपको समझाया कि एसिड मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो फिर वही सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस याद करने का सिंपल सा मेथड है कि भैया कार्बोनेट्स लगा हुआ है इसलिए CO2 बनना है। अब ये रिएक्शन देख लो यहां पर, ये रहा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। रिएक्शन में देखो ये सोडियम कार्बोनेट है यानी मेटल कार्बोनेट, ये एसिड है HCl, रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल हो गया, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। यानी जो बात आपको समझाई गई उसका ये दो एग्जांपल हो गए केमिकल रिएक्शन का। अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है ना, उस पर एनसीईआरटी वाले ने और एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी दे दी है कि ये जो एक्टिविटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, अभी हमने टेस्ट ट्यूब में ही देखा था ये वाला, तो जब उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो मिल्की इसीलिए होता है क्योंकि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वो मिल्की जो हो रहा है टेस्ट ट्यूब में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है जो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए वो मिल्की हो जाता है, साथ में वाटर अलग हो जाएगा। लेकिन इसी गैस को एक्सेस में और ज्यादा अगर पास करोगे, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या होगा, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके वापस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले तो सिर्फ मेटल कार्बोनेट बना था, ये देखो CaCO3 तो मेटल कार्बोनेट हो गया जो कि एक इनसॉल्युबल भी है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि वो सॉल्युबल नहीं है, तो इनसॉल्युबल है। लेकिन एक्सेस में जब और ज्यादा पास होता रहा ये गैस, तो कुछ रिएक्शन इस तरह से हुई कि वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसी के दो अलग अलग स्टेप्स में दो अलग अलग रिएक्शंस की कंडीशन दिखा दी है कि एक्सेस में नॉर्मली पास किया तो मिल्की हो गया यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, बाद में अगर आपने एक्सेस में यानी ज्यादा मात्रा में पास किया तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हुआ कि वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। सॉरी, हाँ ट्वाइस है, SCO3 का ट्वाइस है। ये तो सभी लोग जानते हैं ये टॉपिक, क्यों बाबूजी आप भी जानते होंगे? तिवारी जी हेडिंग नहीं देख रहे हो? हेडिंग देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो बहुत कॉमन सा है ना रिएक्शन, जानते हो ना? बताओ बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल सही, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, जब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
आप लोग हंस क्यों रहे हो? उन्होंने गलत थोड़ा बताया, सही तो बताया है। सही बताया, गुड, शाबाश। देखो बेटा, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देख लो, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फेमस रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन की, और HCl एसिड हो गया। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट ये सोडियम क्लोराइड है और वाटर H2O, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब टॉपिक दूसरा आ गया, नेक्स्ट क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हेडिंग ये है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, वैसे आपको पता भी है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, अच्छा कैसे याद रखोगे इस चीज को? नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर का जो ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये जो गैस है ये एयर में रहती है और बारिश के पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो एसिड बनाती है, उसी को एसिड रेन कहते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये हवा में होते हैं और कहां से आते हैं? फ्यूल के बर्न करने से, गाड़ियों के निकलने वाले धुएं से, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से। तो इन सब से जो ये ऑक्साइड निकल कर आते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं और रेन वाटर में डिसॉल्व होकर बारिश जो होती है उसे एसिड रेन कहते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं और इसका उल्टा मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अब बेस के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करेगा? वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया एक तरह से, बेस, एसिड, सॉल्ट और वाटर। तो जो हेडिंग है ना, हेडिंग पे ज्यादा वर्क करो कि हेडिंग में आखिर क्या टॉपिक पूछा जा रहा है या क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें है मेटल के ऑक्साइड एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो भैया ये मेटल के ऑक्साइड बेस है और बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये रिएक्शन भी दिया हुआ है, मेटल का ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एग्जांपल, कॉपर का ऑक्साइड एसिड HCl, कॉपर क्लोराइड और ये वाटर। नोट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और इसका आगे मिलेगा नॉन मेटल वाला। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये तो आपको याद रहेगा ही। अगर आपको ये वाला याद रहता है तो इसका उल्टा मान लेना, इस बेस वाला याद, एसिड वाला, मेटल वाला याद रहेगा। क्योंकि नॉन मेटल क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन नॉन मेटल का ऑक्साइड वो है जो आप गटकते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। वो सॉफ्ट नाम ही है, वो सॉफ्ट नहीं है, वो एसिड है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, तो वो एसिडिक इन नेचर है। तो अगर नॉन मेटल का एसिडिक है तो मेटल का बेसिक होगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है। अच्छा, ये हमने पीछे भी देखा था टेस्ट ट्यूब वाला, वो जो लाइम वाटर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया था। ये वही तो रिएक्शन है। फिर से एग्जाम्पल में दे रहे हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्ट किया है तो सॉल्ट और वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है और वाटर, तो बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन जैसा रिएक्शन है। कोई शक? नमक नहीं, सॉल्ट का मतलब तो सॉल्ट बहुत सारे हैं, आप वो सिर्फ एक ही सॉल्ट मत समझो, टाटा नमक या जो भी पतंजलि नमक है, जो भी नमक आप यूज करते हैं। सॉल्ट का मतलब कि यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है, वो कॉमन सॉल्ट है। NaCl जो है ना, उसको हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं, खाने वाला सॉल्ट है वो। बाकी सारे सॉल्ट अलग अलग हैं, लेकिन सॉल्ट ये भी हैं। भैया जी नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं सॉल्ट तो हम एक ही जानते हैं जो घर में आता है, इस्तेमाल होता है दाल में डाल के, सब्जी में डाल के। ये एक एक्टिविटी है बच्चों,
एक्टिविटी क्या समझाने के, लेट अस डिस्कस इट हियर। एसिड, बेस, अल्कोहल, ग्लूकोज, यानी 4 चीजें इस एक्टिविटी में ली जाती हैं एक एक करके। जैसे पहले ये पूरा सेटअप समझ लो। सेटअप में ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और ये इसका वायर है, आयरन नेल के साथ कनेक्ट है यहां पर, और दूसरे आयरन नेल के साथ ये आपका रबड़ का कॉर्क है और दोनों नील को रबड़ में धंसा दिया है। अभी स्विच ऑन कर दोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसमें एक बार आपको ग्लूकोज डालकर देखना है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर इस बीकर में ग्लूकोज के बाद इसको साफ करके या जैसा भी एकदम क्लीन करके फिर इसमें अल्कोहल डाल के देखना है, नहीं करेगा। अल्कोहल में भी नहीं करेगा बल्ब ग्लो। फिर आपने इसमें एसिड डाल के देखना है, ग्लो करेगा। बेस डालकर देखना है तो ग्लो करेगा। तो इसका रीजन हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड या बेस जो है ना वो आयन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट डालना है, लेकिन डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस डालेंगे तो वो आयन उसमें होंगे और आयन से करंट का जो इस आयरन नेल से इस नेल में चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा और उसके करंट जो है ये बल्ब ग्लो करेगा। यानी एसिड के डालने से, बेस के डालने से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज या फिर अल्कोहल, ग्लूकोज में आयन नहीं बनते, अल्कोहल से भी आयन नहीं बनते, इसलिए इस दोनों के डालने से सर्किट कंप्लीट नहीं होता और बल्ब ग्लो नहीं करता। ये इस एक्टिविटी का वो है, कंक्लूजन है, मकसद है। नाउ मूव ऑन। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है और काफी मतलब ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। सीधा फिगर से पूछ लेते हैं, फिगर से नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट से पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों इसमें ना सबसे पहले आपको सोडियम क्लोराइड लेना है, NaCl, कॉमन सॉल्ट, और उसमें डालना है H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद ये जब रिएक्शन होने लगेगा तो कॉर्क बंद कर देना है, कॉर्क से डिलीवरी ट्यूब लगा के कॉर्क से बंद कर देना है इसको, टेस्ट ट्यूब को, क्योंकि इसमें जो बनेगा वो एक गैस बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला HCl गैस बनेगी। और ये HCl गैस इस डिलीवरी ट्यूब से इधर बाहर आएगी और उसके सामने एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर रखना है गैस के ऊपर। तो गैस जो निकल रही होगी वो लिटमस पेपर से टकराएगी, लेकिन कोई असर नहीं होगा। अगर लिटमस पेपर ड्राई है तो HCl गैस का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर को मॉइस्चर कर दें, थोड़ा पानी में भिगो दें और फिर उसके बाद HCl गैस उस पर टकराए तो HCl अपना काम कर देगी, मतलब एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इस एक्टिविटी का मकसद ये है, ये समझाने का है कि एसिड अपना एसिडिक नेचर वाटर सॉल्यूशन में शो करता है, यानी आयन जो प्रोड्यूस करने वाली बात है वो पानी में प्रोड्यूस करता है वो। तो जब एकदम ड्राई लिटमस पेपर था, HCl गैस तो फिर भी गैस ही है, वो एसिड तो है ही वो, बट वो एसिडिक नेचर नहीं शो कर पा रही अपना जब तक कि वो ड्राई है। अब 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आता है इसी फिगर से, वो है इसका गार्ड ट्यूब का। इसमें ना कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या काम है इसका, क्यों इसको इस फिगर के साथ यहां रखा गया है? जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो और उसके आसपास मॉइस्चर हो, मतलब आप ये एक्टिविटी जुलाई अगस्त सितंबर में जब रेनी सीजन होता है अपने इस नॉर्थ इंडिया में, तो उस वक्त अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो आसपास मॉइस्चर ज्यादा है तो उसकी वजह से वो जो ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें मॉइस्चर आ सकता है। तो फिर आप कहोगे ये लिटमस पेपर तो बिना गीला किए लाल हो रहा है, इसीलिए फिर ये बीच में डिलीवरी ट्यूब के बीच में ये आपको ये गार्ड ट्यूब लगाना पड़ेगा और फिर गैस आगे पास होगी तो उसका जो मॉइस्चर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो बिल्कुल ड्राई होगा जब, तो फिर वो प्रॉपर एक्टिविटी हो पाएगी लिटमस पेपर वाली। तो ये जो है गैस को ड्राई करने के लिए होता है। गैस के अंदर अगर कोई मॉइस्चर आ जाएगा तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड जो इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से 2 क्वेश्चन, एक वो कलर वाला कि ड्राई HCl कलर क्यों नहीं चेंज करता, और दूसरा ये कैल्शियम क्लोराइड वाली जो ट्यूब है इसका क्या रोल है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इस एक्टिविटी से।
नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड में और सभी बेस में क्या बात कॉमन रहती है? सभी एसिड वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं और सभी बेसिस वाटर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। सभी एसिड की कॉमन बात है कि वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं और वो वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और सभी बेस में कॉमन बात यह है कि जब वो पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। और यही आयन है जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प करते हैं बाद में, वो जो पिछले वाली एक्टिविटी में किया था, सर्किट वाली एक्टिविटी जो थी। तो ये आपके बच्चों, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन इन वाटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, और एसिड कंटेन H प्लस आयन एज केसन एंड एनायन एज HCl माइनस आयन। अब ये अलग अलग आयन है, नेगेटिव आयन को केसन कहते हैं और पॉजिटिव आयन को एनायन कहते हैं। और जैसे HCl है तो उसमें दो आयन है, एक H प्लस जो कि पॉजिटिव आयन है, Cl माइनस नेगेटिव आयन है HCl में। नाइट्रिक एसिड में भी H प्लस पॉजिटिव आयन होगा, ये नाइट्रेट जो है नेगेटिव आयन है। सल्फ्यूरिक एसिड में जो है H प्लस पॉजिटिव आयन होगा और सल्फेट जो है वो नेगेटिव आयन है। एसिडिक एसिड में H प्लस जो पॉजिटिव आयन होगा, बाकी जो बचा हुआ CH3COO यानी ये वाला, ये नेगेटिव आयन है। तो ये सभी एसिड में कॉमन बात होती है कि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। अब वो एसिड कोई सा भी हो, आप देखो ना यहाँ पे तीन एसिड देख रहे हो, तीन एसिड आप देख रहे हो, एक HCl, एक नाइट्रिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक एसिडिक एसिड, चार एसिड। पर चारों में एक बात तो कॉमन ही है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करने वाली बात। नेगेटिव आयन उनके अलग अलग हैं, पर पॉजिटिव आयन सबका एक ही है, H प्लस आयन। यही बात सभी बेस पर लागू होती है इसी तरह से कि सभी बेस जो अल्कलीज होती है, देखो बेस की कैटेगरी भी थोड़ी बड़ी है, बेस एक बड़ा ग्रुप है, उस बेस में कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको अल्कलाइज कहते हैं। तो जब वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। Ions of acid and bases help in conduction of electricity in water. Already we have discussed this topic in previous activity. Dilution process and diluted acid and base, ये ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। डायल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? तो डायल्यूशन प्रोसेस क्या है? जब हम एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं, लेकिन तरीका अलग है। पहले पानी लेते हैं और पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं और को हिलाते रहते हैं, कांस्टेंट स्टीरिंग करते रहते हैं। बेस के लिए भी होगा कि बेस में थोड़ा मतलब पानी में थोड़ा सा बेस डाला, स्टीरिंग किया, फिर थोड़ा बेस डाला, स्टीरिंग किया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। और अगर हम एकदम से पानी डाल देंगे या पानी में एसिड डाल देंगे या एसिड में पानी डाल देंगे पूरा तो जो एकदम से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उससे स्प्लैश आउट हो सकता है और एसिड बर्न हो सकता है, कंटेनर फट सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए ही प्रॉपर तरीके से डायल्यूशन किया जाता है। और डायल्यूशन प्रोसेस से होता क्या है वो भी मैं आपको समझा चुका हूं कि पर यूनिट वॉल्यूम पे आयन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। डायल्यूशन प्रोसेस से पर यूनिट वॉल्यूम में आयन का कंसंट्रेशन रिड्यूस होता है, चाहे वो एसिड के लिए हो चाहे वो बेस के लिए हो। ठीक है, तो ये बातें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। आप यहाँ पर क्लास रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हो। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशन। एसिड या बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है ये बात उनकी पीएच वैल्यू से मालूम चलती है। पीएच पोटेंस ऑफ, पी वर्ड जो है वो जर्मन वर्ड से लिया गया, पोटेंस, पोटेंस का पावर, वो कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, उससे उनकी जो पीएच वैल्यू डिसाइड करती है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये पीएच वैल्यू एक इंडिकेटर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड कितना वीक है या कोई बेस कितना वीक है। तो पीएच वैल्यू जो रेंज है उसका वो 0 से 14 तक है। 7 वाला न्यूट्रल होता है, जिस मटेरियल का पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है, और 7 से कम अगर पीएच वैल्यू है तो वो एसिडिक है मटेरियल,
और 7 से ज्यादा अगर पीएच वैल्यू है तो बेसिक थिंग है, बेसिक मटेरियल है, उसका नेचर बेस जैसा होगा। ये इस वाले स्लाइड में हम देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाँ सब कुछ यही है। ये एनसीईआरटी से 2 पिक्चर हैं जिसे आपको देख लेना चाहिए, ये भी आपके क्वेश्चन कवर करते हैं। देखो ये वाला तो ज्यादा कवर नहीं करता है, जो वैल्यू है ये काफी यूजफुल हो सकती है आपके लिए, बट इसमें क्या है, इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत क्लियर मिलता है। सब्सटेंस एसिड हो या बेस हो, उनमें आयन दोनों तरह के होते हैं। देखो यहां से बीच में 7 लिखा हुआ है, ये 7 का ये जो लेफ्ट वाला साइड है ये एसिडिक नेचर इंक्रीज करता हुआ दिखाया गया है, 7 के राइट में बेसिक नेचर इंक्रीज करता हुआ दिखाया गया है। तो जब एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो देखो H+ आयन ज्यादा हो रहे हैं, और ये नीचे वाला व्हाइट वाला एरिया OH- आयन दिखा रहा है जो कि कम हो रहे हैं। और राइट में अगर आओ तो H+ आयन वाला कम वैल्यू होता जा रहा है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि H+ आयन होते ही नहीं है बेस में। ये पिक्चर यही समझाने के लिए है। एनसीईआरटी में या एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ था, क्या एसिड में सिर्फ H+ आयन ही होते हैं, OH- आयन नहीं होता है? ऐसा कोई क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे कॉन्सेप्ट याद है, इसी फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन है वो। आयन दोनों होते हैं एसिड में भी और बेसिक सब्सटेंसेस में भी, बट एसिडिक है तो H+ आयन ज्यादा होते हैं, और अगर सब्सटेंस बेसिक है तो OH- आयन की उसमें जो है मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और ये वाला जो फिगर वो आपको ये समझाने के लिए है कि हम जो कलर को देखकर, एक आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक पेपर आता है, वो कई सारे इंडिकेटर से मिलके बना होता है। फिर क्या करते हैं, उस पर हमने कोई सब्सटेंस का एक बूंद डाला चेक करने के लिए वो एसिडिक है बेसिक है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो ये जो पेपर हेल्प करेगा, उस वक्त आपको वो यूनिवर्सल पेपर लेना है, उस पर आपने मान लीजिए आपने नींबू का रस डाला, कलर चेंज हुआ, अब उसके कलर को यहां इस पेपर से मिलाना होगा आपको, कहां से मैच कर रहा है। अगर आपने नींबू का रस डाला तो यहां से मैच करेगा वो, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि वो सब्सटेंस एक तो वो बेसिक है, ओ सॉरी एसिडिक है, क्योंकि कलर उसका ऑरेंज रेड हो रहा है। और यहां ज्यादा एग्जैक्टली मिलाएंगे तो पीएच वैल्यू का भी आइडिया मिल जाएगा कि 2 के अराउंड है। जैसे एक टेलर एक कपड़े के साथ धागे की रील को मैच करता है, ये कितना उस पर चलेगा नहीं चलेगा, इन द सेम वे हमें वो पेपर लेना है यूनिवर्सल पेपर, उस पर कोई सब्सटेंस आपने डाला, उसका कलर चेंज हुआ, और यहां से मिलाते हुए चलेंगे, जहां ज्यादा मिलेगा वहां से मालूम चल जाएगा वो सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है, और उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो ये जो पेपर है इसलिए यूजफुल है। और 1-2 जानकारी और दे रहा है आपको ये कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2 है, गैस्ट्रिक जूस मिला जो आपके स्टमक में बन रहा है जूस, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, HCl। लेमन जूस 2.2 है, प्योर वाटर और ब्लड 7.4 के अराउंड है। मिल्क और मैग्नीशिया जो कि एंटा एसिड है, जब आपको पेट में ज्यादा ही एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क और मैग्नीशिया काम आता है, तो उसका पीएच वैल्यू 10 है। और स्ट्रॉन्ग जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लगभग 14 इसका पीएच वैल्यू रहता है। ऑलरेडी मैंने डेटा आपके लिए यहाँ पे फिल कर दिया है, बट वैसे ये डेटा आपको खुद से एक्टिविटी के जरिए भरना था। सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा का जो पीएच है बिफोर मील 7.4 है, लगभग बेसिक जैसा है, न्यूट्रल जैसा है, माफ करिएगा, और इसका लाइट ग्रीन कलर दिखाई देगा और ये न्यूट्रल हो गया। सलाइवा आफ्टर मील, खाने के बाद सलाइवा का पीएच डाउन हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और अब कलर येलो दिखाएगा वो, और एसिडिक नेचर होगा। लेमन जूस आप सबको पता है ये तो एसिड ही है, और कलर रेड शो करेगा, एसिडिक नेचर है। देन वी हैव कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं आप, वो भी एसिडिक इन नेचर ही होता है, यानी येलो, और 6 है इसकी पीएच वैल्यू लगभग रहती है, और येलो कलर बनाता है ये उस पेपर पर, और एसिडिक इन नेचर। देन कैरेट जूस है, ये भी एसिडिक होता है, लाइट ऑरेंज कलर और एसिडिक नेचर। देन कॉफी के साथ जो टेस्ट से बहुत कंफ्यूजन रहता है, टेस्ट इसका कड़वा होता है, बिटर होता है, बट ये एसिडिक सब्सटेंस है, तो ये इसका पीएच वैल्यू 5 है, जो कि एसिड है एक, कलर ये फॉर्म करेगा ऑरेंज येलो, और एसिडिक नेचर। फिर टोमेटो जूस, टमाटर भी एसिडिक सब्सटेंस है, तो इसका पीएच वैल्यू भी 4.1 के नियर रहता है, डार्क ऑरेंज कलर फॉर्म करेगा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पर, और एसिडिक नेचर है। देन वी हैव टैप वाटर,
जो कि न्यूट्रल होना चाहिए। 7 pH वैल्यू है, कलर ग्रीन फॉर्म करेगा और न्यूट्रल होता है। NaOH 1 मोल NaOH ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी pH वैल्यू 13 से 14 के बीच में लाई करती है, समटाइम्स 14 भी हो सकती है। डार्क ब्लू दिखाता है और बेसिक है। और HCl 1 है इसका pH वैल्यू, जो कि कलर रेड बनाएगा और ये एसिडी की नेचर एसिडी है। देन वी हैव बच्चों नया टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में pH का क्या महत्व है? तो pH के महत्व बहुत है, हम प्लांट को, एनिमल को और खुद को इस पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम टॉपिक वाइज चले अगर, तो सबसे पहले आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव। क्या प्लांट और एनिमल pH सेंसिटिव होते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, यस। क्योंकि देखो कोई भी एनिमल हो वो किसी भी pH वैल्यू पे थोड़ा सर्वाइव कर सकता है, एक डेफिनेट रेंज में pH वैल्यू होगी तभी सर्वाइव कर पाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ हमारी बॉडी जो है वो 7 to 7.8 pH रेंज के बीच में काम करती है, अच्छे से हम सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में pH चेंज थोड़ा बहुत होगा तो वो टॉलरेट कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा pH चेंज होगा तो वो उसे सह नहीं सकते। जैसे यहाँ एक एग्जांपल में दिया हुआ रेन वाटर, बारिश का पानी जब एसिड रेन हो जाता है, और एसिड रेन आपको पता है पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। हमारे एयर में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड है, ये सभी एसिडी के नेचर होते हैं। तो जब ये वाटर में रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उस रेन को एसिड रेन कहते हैं। और वो एसिड रेन जब होती है तो वो जो वाटर बॉडीज में जाते हैं, नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, तो उसमें रहने वाले जो एक्वाटिक एनिमल है, खास तौर पे मछलियां और बाकी जो जीव है, उनके लिए उनके सर्वाइवल का जो है खतरा पैदा हो जाता है। तो ये अच्छा खासा एग्जांपल है कि pH चेंज से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा और सर्वाइव करने में उनको मुश्किल होगी। तो यहाँ इसका एडवांटेज मतलब वो एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ pH में जो पहला हेडिंग था, आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, तो इसका आंसर यस होगा। प्लांट भी और एनिमल्स भी सभी pH सेंसिटिव होते हैं, ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो चाहे बाकी एनिमल्स हो। प्लांट का एग्जांपल अभी हम लेंगे यहाँ पर सॉइल वाले बात जब करेंगे। अभी एक और टॉपिक है एसिड इन अनदर प्लैनेट। यहाँ बात वीनस की हो रही है। वीनस में जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, येलोविश व्हाइट और येलोविश क्लाउड दिखाई देता है वहां पे, थिक सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या आप समझ सकते हैं वहां पे जीवन पाया जा सकता है? सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से वहां पे जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा pH होगा अगर वहां एसिड के ही बादल हैं तो। देन व्हाट इज द pH ऑफ योर सॉइल इन बैकयार्ड? मतलब ये एक एक्टिविटी है, आपके जो बगीचे की सॉइल का pH वैल्यू क्या है ये पता करना है आपको। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी है तो आप ये करिएगा, उससे मुझे मतलब नहीं है, जो इसका कॉन्सेप्ट मैं वो बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है कि हमारे जो फील्ड है या बगीचा है, गार्डन है या कोई फील्ड है जिसमें फार्मर काम करता है, अगर उसका pH वैल्यू चेंज हो जाए तो उसमें जो प्लांट्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, प्लांट उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे, प्रॉपर उसकी जो क्रॉप है वो ग्रो नहीं करेगी। तो क्या करता है प्लांट और किस कंडीशन में क्या करता है? जैसे मान लो कि सॉइल में उसका pH वैल्यू कम हो गया, यानी सॉइल एसिडिक हो गई है, तो उसमें फार्मर को अपने खेतों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर या उसका सॉल्यूशन डाल सकता है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है, और अगर उसका pH कम हो गया है यानी एसिडिक हो गई सॉइल, तो ये ट्रीटमेंट बता सकते हैं। अगर सॉइल उसके बेसिक हो गई है तो फार्मर उसमें मैन्योर डाल सकता है, उस जो सड़ी गली डिकम्पोज्ड प्लांट वेस्ट से एनिमल वेस्ट जो और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, जिसे हम मैन्योर कहते हैं, जिसे हम खाद कहते हैं शुद्ध भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में उसे मैन्योर कहते हैं। तो मैन्योर डालकर उसको न्यूट्रल कर सकता है, क्योंकि मैन्योर जो है थोड़ा सा एसिडिक होता है। तो अगर सॉइल बेसिक हो गया है तो मैन्योर डालिए, सॉइल एसिडिक हो गया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन या पाउडर डालिए, फिर पानी डाल देंगे, वो बन जाएगा बेसिक। और अगर न्यूट्रल है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर तो ये इस वाले में एक्टिविटी में, मतलब अगर आपके जो बैकयार्ड है उसका सॉइल का pH वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कुछ हो रहा है, तो वो उसका ट्रीटमेंट आपको यहाँ बताया मैंने, जो यहाँ आपको मिल जाएगा।
pH वैल्यू ऑफ गार्डन सॉइल कैन बी लेस देन 7 और मोर, कभी 7 से ज्यादा या 7 से कम हो सकता है। अगर 7 से कम है तो उसे स्लेक लाइम से, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करना चाहिए, स्लेक लाइम है वो। और अगर 7 से ज्यादा है तो उसमें मैन्योर डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की बात कर रहे हैं बच्चों। तो अगर हम जैसे माउथ से स्टार्ट करते हुए हमने पीछे देखा, सलाइवा बिफोर मील 7.4 था, फिर आफ्टर मील खाने के बाद 5.8 हो गया। तो आप देख रहे हो माउथ में ही पीएच चेंज हो रहा है, माउथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। उसके बाद वो फूड हमारा जो है स्टमक में जाता है, स्टमक में स्टमक में जो है HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी पीएच और कम हो जाता है, यानी पूरा फूड ही हमारा एसिडिक हो जाता है। उसका डाइजेशन में हेल्प के लिए काम आता है वो एसिडिक होना। तो स्टमक का पीएच एसिडिक है, यानी लेस देन 7 है। उसके बाद वो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में, तो वहां पर एक बाइल जूस का उसका मिक्सिंग होता है, लीवर से जो प्रोड्यूस होता है, वो उसको बेसिक बनाता है। तो इस तरह से जो हेडिंग है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच के बारे में, तो यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच है जो ज्यादातर जगह मतलब माउथ में एसिडिक हो जाता है, स्टमक में एसिडिक हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक हो जाता है। तो इस तरह से पीएच के बारे में हमारे बॉडी में भी किस तरह से चेंज होता है वो जानकारी यहाँ मिल रही है, वो भी खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर है। यहाँ पे एक चीज और डिस्कस की हुई है, कभी कभी ज्यादा अगर हम ज्यादा खा लेते हैं या हमारे पेट में किसी भी कारण से एसिड बनने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस केस में हमें एंटी एसिड का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एग्जांपल में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अच्छा एंटी एसिड है, और आपने शायद इसका पीएच वैल्यू देखा भी था, 10 था। तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पर, वो जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर था उसमें पीएच वैल्यू 10 था। तो 10 का मतलब ये बेसिक है। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी हो रही है तो बेसिक यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लेने से आपको आराम मिलेगा, बेकिंग सोडा को लेने से आराम मिलेगा आपको। तो बेसिक सब्सटेंस जो बेसिक आप यूज कर सकते हैं उनको लेने से आपको आराम मिलेगा। ये पीएच के बारे में है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद अगला टॉपिक है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच के चेंज के कारण हमारे दांत का भी नुकसान होता है, टूथ डिके होता है। वो कैसे होता है वो समझ लीजिए। जब हम अपना डाइजेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले च्युइंग और उसमें सलाइवा का मिक्सिंग वगैरह होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, जो सलाइवा है वो फूड को डाइजेशन करता है। आपको पता है कि हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा जो है स्टार्च को शुगर में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद वो आगे जाता है फूड, लेकिन फूड के कुछ पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाते हैं दांतों के बीच में, या वैसे भी अगर आपने लापरवाही की, माउथ को अच्छे से रिंस नहीं किया खाने के बाद, या फिर आपने ब्रश वगैरह नहीं किया रात में सोने से पहले, तो माउथ में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनके साथ हम माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया रिएक्ट करेंगे और वो उसको वहां पर शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन होगा, फिर शुगर को एसिड में बदल देंगे वो बैक्टीरिया। फिर वो एसिड हमारे दांतों की जो एनेमल है उस पर नुकसान पहुंचाएगा, उसको कोरोड करेगा। वैसे तो काफी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, काफी मजबूत होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक उस पर एसिड का अटैक होता रहेगा तो फिर वो टूथ डिके का एक कारण बन जाएगा। तो इस बात को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो आप जब रात में खाना खाएं या कभी भी खाना खाएं तो अच्छे से रिंस करें। जल्दीबाजी में पानी अच्छे से रिंस करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और हो सके 2 बार दिन में टूथपेस्ट यानी ब्रश करना चाहिए, वो क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर हमारे माउथ में एसिड बन रहा है किसी भी कारण से, तो बेस का इस्तेमाल करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये आपका पीएच चेंज की वजह से जो टूथ डिके होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसे यहाँ आप पढ़कर इसे समझ सकते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट, यानी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। इट डज नॉट डिसॉल्व, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, बट ये कोरोड होगा अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगी। अभी कम कब होगी वो यहाँ लिखा हुआ है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग
इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जो बैक्टीरिया माउथ में प्रेजेंट है वो शुगर को और फूड पार्टिकल को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे ये टूथ डीके स्टार्ट होगा। एसिड जब उस पर अटैक करेगा दांतों की ऊपरी परत पे, तो उससे ये प्रॉब्लम आएगी। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। सबसे अच्छा तरीका है इससे बचने का कि खाने के बाद अच्छे से उसे माउथ को क्लीन करें, साफ करें। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ आर न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो टूथपेस्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा तरीका है, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करके टूथ डीके को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। देखो हम लोगों को बहुत सारे एनिमल बहुत छोटे से होते हैं, फिर भी हमें उनसे डर लगता है। उनके हाथ पैर नहीं होते फिर भी डर लगता है। बड़े बड़े हाथ पैर नहीं होते, अगर आपके सामने डायनासोर आ जाए डरना स्वाभाविक है। बहुत बड़े बड़े हाथ पैर हैं, एक पड़ गया तो खत्म इंसान। बट मधुमक्खी छोटे से जानवर से हम डरते हैं, जबकि मक्खी से नहीं डरते हैं, मच्छर से भी इतना नहीं डरते हैं। मच्छर से तभी डर लगता है जब वो काट लेगा और डेंगू मलेरिया का डर है तो डर लगता है। बट मधुमक्खी हनी बी से डर क्यों लगता है, जबकि बहुत छोटा जीव है। अभी कभी कभी क्लास में आ जाते हैं, कल क्लास में वो घूम रहा था, आप लोग उसको देख रहे थे, वो हनी बी का एक वैरायटी था, तो उसे डर लगता है। ततैया, अच्छा सांप से भी डर लगता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि उसके तो हाथ पैर भी नहीं होते। डर इसलिए लगता है क्योंकि नेचर ने इनको केमिकल सब्सटेंस दे रखे अपनी सुरक्षा के लिए, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। मधुमक्खी से डर, हनी बी से डर हमें इसलिए लगता है कि उसकी डंक में मेथनोइक एसिड होता है, और वो एसिड अगर हमारे स्किन में वो डंक मार देगी तो बहुत जलन होगा, दर्द होगा, स्किन पे फेस पे मार दिया तो सूज जाएगा फेस, दर्द के साथ स्वेलिंग भी हो जाएगी। सांप से भी इसलिए डर लगता है क्योंकि उसके पास जहर है, यानी कि वो केमिकल है जो हमारे लिए हार्मफुल है। अच्छा, गाय से या भैंस से डर क्यों लगता है? हाँ, क्योंकि उनके पास सींग होती है। अगर वो उसका इस्तेमाल, भले ही केमिकल नहीं दिया नेचर ने, अच्छा है केमिकल नहीं दिया, क्योंकि उनकी बॉडी का डिजाइन कुछ ऐसा है कि वो काटेंगे क्या, काटने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसी इंसान को, और मारने के लिए बस सिर झुकाना है सीधा ऊपर, सिर से उठा के सीधा ऊपर, है ना। तो इसलिए नेचर ने हर किसी की सुरक्षा का इंतजाम किया है, इंसानों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया है नेचर ने, जैसे कि उसे अच्छी बुद्धि देकर। आज इंसान अगर सभी एनिमल्स पर या पूरे इस धरती पर शासन कर रहा है, रूल कर रहा है, तो दिमाग की वजह से। तो नेचर ने उसको दिमाग दिया हुआ है, उसके अगर उसके पास, इंसान के पास अगर इस तरह के नहीं है केमिकल वारफेयर की चीजें, तो कम से कम दिमाग तो है जिससे वो हर जानवर को से बच लेता है और उस पर रूल करता है। तो हम यहाँ पे केमिकल वारफेयर की, जैसे मैंने आपको बताया हनी बी के पास मेथनोइक एसिड होता है, सांप के पास वो होता है, आंट के पास अभी फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी के डंक से भी डर लगता है, और सांप के पास अब जहर है, वो भी केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है नेटल प्लांट और डॉग प्लांट, जो आपको नेचुरल में प्लांट में भी दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे हम आगे डिस्कस। नेटल प्लांट के पत्तियों में मेथनोइक एसिड होता है, अगर वो छू जाए, चुभ जाए तो आपको जलन होगी, दर्द होगा। लेकिन नेचर का क्या इंतजाम है, अगर समस्या दी है तो समाधान भी दिया हुआ है। जहां पे नेटल प्लांट पाया जाता है वही उसी के आसपास डॉग प्लांट, बच्चे सुनने में सोचेंगे डीओ जी तो नहीं बोले सर, डॉग प्लांट भी वहीं पाया जाता है जिसकी पत्तियों को अगर उस जगह जहां पे नेटल की लीव्स टच हो गई हैं वहां रगड़ ले तो आपको आराम मिलेगा। इसका मतलब है कि नेटल प्लांट की लीव्स में अगर एसिडिक है तो डॉग प्लांट की लीव बेसिक है, जो आपको रिलीफ देगी उस दर्द से। तो ये नेचर के कुछ एग्जाम्पल है जहां पर हैवी, ये वाला हनी बी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, और अगर हनी बी काटे तो आपको माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा वगैरह लगाकर उससे आराम मिल सकता है। नेटल प्लांट के साथ भी कुछ ऐसा ही है जो बर्निंग सेंसेशन से क्रिएट करता है। ये मैं बात कर ही रहा था कि नेटल प्लांट एक हर्बिसियस प्लांट है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में स्टिंजिंग हेयर जो होती है, चुभने वाले होते हैं, उससे दर्द होगा, पेनफुल स्टिंग होगा अगर एक्सीडेंटली टच होता है, क्योंकि उसके अंदर मेथनोइक एसिड होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है हम सबको। तो उसकी जो ट्रेडिशनल रेमेडी है वो है डॉग प्लांट के लीव्स, जिसे आप वहां पे लगाएंगे तो फिर उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो वही बात है, एक में एसिड है तो दूसरे में बेस है।
अब कुछ नेचर में पाए जाने वाले कुछ एसिड हैं जिनका हमें याद कर लेना चाहिए, ना भी याद करें तो कई बार पढ़ेंगे तो काफी कुछ याद हो जाता है। विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड से बनता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टैमरिन में टार्टरिक एसिड है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट के स्टिंग में फॉर्मिक और नेटल स्टिंग में मैथोनिक एसिड। वैसे फॉर्मिक मैथोनिक एक ही बात है, दोनों एक ही एसिड के नाम है। चलिए एसिड और बेस दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगले इस चैप्टर के अगले पार्ट को, जो सॉल्ट है। सॉल्ट कैसे बनता है ये आप अच्छे से जानते हो। एसिड और बेस के रिएक्शन से, जिस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, सॉल्ट बनता है। कल हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। नॉन मेटल के ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो सॉल्ट तो बहुत जगह देख लिया आपने, इस पूरे चैप्टर में आप यही देख रहे हो बार बार, कभी एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, कभी बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। अब पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस या एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के रिएक्शन करने से सॉल्ट और वाटर बनता है। और सॉल्ट और वाटर के ना सॉल्ट की जो कई सारी फैमिलीज हो जाती है, वो उनमें कॉमन आयन के हिसाब से उनको फैमिली डिसाइड कर देते हैं। एग्जांपल देखते हैं पहले, जैसे क्लोराइड फैमिली, इसे सॉल्ट की क्लोराइड फैमिली कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये क्लोराइड, क्योंकि इसमें एक आयन कॉमन है क्लोराइड वाला, इसलिए इसकी फैमिली को हम क्लोराइड फैमिली कह देंगे। मतलब सॉल्ट सारे ही हैं पर उनमें एक कॉमन आयन दिखाई दे रहा है क्लोराइड वाला, नेगेटिव आयन वो भी, तो ये क्लोराइड फैमिली इसको हम कह सकते हैं। यहाँ ये सल्फेट फैमिली है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह से ये सल्फेट फैमिली का सॉल्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के कार्बोनेट फैमिली हो सकती है, नाइट्रेट फैमिली हो सकती है, ये सॉल्ट की अलग अलग फैमिली हो सकती है। वो उनमें जो प्रेजेंट आयन होता है उसके अकॉर्डिंग वो हम उसकी फैमिली को देख सकते हैं। कॉमन आयन जो दिखाई देगा उसके हिसाब से फैमिली बन जाएगी उसकी। इसमें एक एक्टिविटी और है पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में। पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखो सॉल्ट जो बनता है जैसा कि हम जानते हैं एसिड और बेस, एसिडिक सब्सटेंस और बेस सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस के केमिकल रिएक्शन से बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। अब जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, उसके पीएच वैल्यू 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है और 7 के इक्वल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई है। एक एक करके बात करते हैं। अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो ऑब्वियस बात है कि जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर बनेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है और उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। अगर एसिड वीक है और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वाले की तरफ ही जाएगा सॉल्ट, तो बेसिक बनेगा सॉल्ट, मोर देन उसकी पीएच वैल्यू होगी 7, मोर देन 7 होगी। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जो कि आप जानते हो सोडियम क्लोराइड है वो न्यूट्रल सॉल्ट है। एसिडिक, क्योंकि जो उसका एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और दोनों के रिएक्शन से बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसलिए वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है और जिसे हम अपने डेली यूज में लाते हैं, जिसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ सॉल्ट है, इन सॉल्ट को देखकर हमें ये पता करना है, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है कि ये किस एसिड से और किस बेस से हो सकता है ये बने हो। तो मैं कुछ आपको बता देता हूं, बाकी आप आइडिया लगाते रहना। देखो सोडियम अगर एक आयन है और दूसरा क्लोराइड है तो ये क्लोराइड तो HCl से आया होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा बेस में। तो ये आपका जो सोडियम क्लोराइड है ये तो खैर आपका कॉमन था, ये आपको वैसे भी मालूम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बनता है। अब पोटेशियम और नाइट्रेट आपके लिए हिंट है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 उसी में नाइट्रेट होता है, और जो पोटेशियम है उसका बेस पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो जाएगा KOH। तो ये एक्टिविटी है कि भाई पता करो ये सॉल्ट जो है वो किस एसिड और किस बेस से बना होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस हो जाएगा और क्लोराइड है तो एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट है ना H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें एसिड हो जाएगा।
तो इस तरह से कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, इसलिए इसका सॉल्ट बेसिक इन नेचर होता है। क्योंकि देखो सोडियम एसिटेट जो है ना, इसका नेचर बेसिक होता है क्योंकि इसका बेस स्ट्रांग है, और जो इसका एसिड है वो एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है। सोडियम कार्बोनेट ये भी बेसिक होता है सॉल्ट। ये सॉल्ट भी बेसिक क्यों होता है? क्योंकि इसका ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना वो स्ट्रांग है, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड है, इसलिए इसका जो नेचर रहता है बेसिक रहता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस हो जाएगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका कार्बोनिक एसिड से बन जाएगा। तो ये आपके कई सारे हैं सॉल्ट जिनसे आपको पता लगाना है एसिड और बेस का। नाउ वी हैव नेक्स्ट। अच्छा ये एक्टिविटी हमने कर ली, ये पीछे वही यही सारा दिया हुआ था, हमने ये डिस्कस किया है, इसमें भी यही पता करना है। ट्राई टू फाइंड द एसिड और बेस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर फॉर्म्ड। लेट्स मूव ऑन। अब बात बच्चों सॉल्ट के बारे में चल रही है, तो रॉक सॉल्ट क्या होता है, ये मैंने एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखा है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी अपनी स्लाइड में कवर कर लेते हैं, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है वो यहाँ डिस्कस करते हैं। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। सी वाटर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उनमें सोडियम क्लोराइड भी होता है जिसे हम सेपरेट करते हैं। लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज और दीज आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या है? सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स जो इम्प्योरिटीज की वजह से ब्राउन कलर में दिखते हैं उन्हें हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। और बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगॉन एजेस ड्राइड अप, यानी सदियों पहले, सालों पहले, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले जब समुद्र का वो भाग सूख जाता है तो वहां पर ये बेड ऑफ रॉक सॉल्ट बनते हैं। और रॉक सॉल्ट को भी वैसे ही निकाला जाता है जैसे माइनिंग की जाती है कोल की। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो इंफॉर्मेटिव है खाली। अब बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट जो NaCl है वो कई सारे केमिकल कंपाउंड के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है जिससे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनते हैं जो हम यहाँ डिस्कस भी करने वाले हैं। तो उसमें जैसे पहला वाला केमिकल कंपाउंड जो है अभी पहला वाला इसके बाद आएगा, अभी सिर्फ यही बताया गया कॉमन सॉल्ट बनता कैसे है। ऑलरेडी वी नो अबाउट इट। कॉमन सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके केमिकल रिएक्शन से कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस वाटर बनता है और इसकी pH वैल्यू 7 होती है। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। अब हम इसके और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल होता है कॉमन सॉल्ट, मतलब कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो हमें डिस्कस करना है। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी बन रही है आगे रिएक्शन में, वो भी इसी के साथ ही है। फिर ब्लीचिंग पाउडर, फिर बेकिंग सोडा, फिर वाशिंग सोडा। इन सब में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल है जो हम आगे भी देख लेंगे। सबसे पहले जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन है, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये सोडियम क्लोराइड को जब पानी में मिलाते हैं उसको वाटर सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसे ब्राइन कहते हैं। यानी NaCl प्लस H2O इट मेक्स ब्राइन। तो 1 मार्क्स से ये भी क्वेश्चन कवर होता है ब्राइन क्या है। फिर जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब ब्राइन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कालाई प्रोसेस। क्लोर इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरीन बनता है, अल्कालाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्कालाइन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो अब आप ये मत कमेंट करने लगना कि सर क्लोर अल्कालाई हाइड्रोजन प्रोसेस क्यों नहीं कहते। क्लोर अल्कालाई प्रोसेस कहते हैं इस केमिकल रिएक्शन को, क्योंकि ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं। अब ब्राइन क्या है? वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को पानी मिलाते हैं तो उस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। और
ब्राइन से का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी उससे जब करंट पास होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और H2 और Cl2 बनता है, यानी NaCl प्लस H2O, बाकी बैलेंसिंग का काम है, तो NaOH प्लस H2 और Cl2 बनता है। अब इसमें एक मार्क्स के और भी, एक तो केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बनता है ब्राइन क्या है, तो वाटर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ब्राइन। फिर दूसरा क्वेश्चन इसका केमिकल रिएक्शन, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस की केमिकल रिएक्शन बताओ। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है इसमें हाइड्रोजन गैस कौन से एनोड पर कैथोड पर बनती है, क्लोरीन गैस किधर बनती है। तो मैंने हाइड्रोजन के लिए आपको ट्रिक बता रखी है, हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे बनता है, यानी कैथोड पर बनता है। अब हाइड्रोजन अगर कैथोड बनेगा तो क्लोरीन हमेशा पॉजिटिव बनेगी, एनोड पर बनेगी, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि जो NaOH है इसका क्या यूज है, H2 हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है, और क्लोरीन गैस का क्या यूज है। यानी ये काफी बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर काफी ये क्वेश्चंस कवर कर रहा है और इसके मार्क्स भी कवर होने काफी। तो आप एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन गैस एनोड पर बनेगी जो कोई पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्रोड्यूस होगी जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड की तरफ ही बनती है, यानी लेफ्ट साइड में कैथोड की तरफ, सॉरी राइट साइड में। अभी जो फिगर आ रहा है उसमें वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ये सारी बातें यहाँ कवर हो जाएंगी फिगर से। देखिए यहाँ पे ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखो यहाँ से ब्राइन आ रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यानी इसमें करंट पास हो रहा है। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है। तो कैथोड की तरफ ये देखिए हाइड्रोजन गैस बन रहा है और इधर ही NaOH भी बन रहा है, ये आपका NaOH यानी जिसे हम अल्कालाई भी कहते हैं, और ये एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्लोरीन गैस बनता है। अब इन तीनों का अलग अलग इस्तेमाल भी, यूजेस भी याद कर लो। जैसे हाइड्रोजन गैस है फ्यूल के रूप में होता है, मार्गारीन के रूप में होता है, अमोनिया बनाने के लिए, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। मार्गारीन क्या होता है, मार्गारीन जैसे कि वेजिटेबल ऑयल को फैट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग डालडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं पार्टियों में, खासतौर पे बूंदी के लड्डू बनाने के लिए, बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो वो टाइट रहे और जम जाए उसके लिए मार्गारीन जैसा सब्सटेंस है डालडा, उसका इस्तेमाल करते हैं। डालडा मार्गारीन जैसा चीज होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है NaOH का यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, डिग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, धातु को साफ करने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है। फिर क्लोरीन गैस का इस्तेमाल पानी को साफ करने, वाटर के ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में भी वाटर ट्रीटमेंट में ही होता है, PVC बनाने के लिए होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छी प्लास्टिक है, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है यानी जर्म्स मारने के लिए होता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और पेस्टिसाइड्स बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, क्लोरीन गैस के 4-5 यूज, इधर हाइड्रोजन के, इधर NaOH के। अब जाके पूरा होता है ये टॉपिक क्लोर-अल्कली प्रोसेस, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस पे अच्छा खासा वर्क कर लेना, लिख लिख कर देख लेना। देन वी हैव ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस की ट्रीटमेंट की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और वाटर जो कि आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। सुनने में देखने में बड़ा आसान लग रहा है, वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर का। फिर से देख लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लेक्ड लाइम में होता है क्लोरीन गैस के पास करने से, और इसके केमिकल फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके यूज की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कॉटन और लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों को कड़क बनाने के लिए, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा। वुड पल्प यानी पेपर फैक्ट्री में, हम लोगों की जो नई नई कॉपी किताबें आती हैं वो कड़क होती हैं, तो वो आपका ब्लीच किया हुआ है, और साथ में लॉन्ड्रीज में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। ये सारे एक ही हो गए। अब कई बार क्या होता है टेस्ट में हम देते हैं जो 3 यूज लिखो, तो पहले वाले में तीनों, सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री में, और पेपर फैक्ट्री में, हो गया 3। बहुत स्मार्ट करते हैं बच्चे, कोई बात नहीं है तो 3 मान सकते हैं आपका, लेकिन यार बाकी 2 भी कर लो। एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है, यानी जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है, और ये लास्ट वाला जो है वो जर्म्स को मारने के लिए। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हो गया वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए। उसके बाद बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है, देखो वो जो ब्लीचिंग पाउडर था उसमें डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं था, बेकिंग सोडा के बारे में इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही आ गया था। जब आपके पेट में एसिडिटी होती है तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, विनेगर को आप सजेस्ट करोगे, बेकिंग सोडा करोगे,
या लेमन जूस करोगे? तो बहुत सारे बच्चों ने तो लेमन जूस बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो लेमन जूस करोगे या बेकिंग सोडा करोगे प्रेफर? अभी भी भाई साहब वहीं बैठ के पड़े हैं। ए भैया, मतलब आपके पेट में एसिड बन रहा है और एसिड डाल दो, मरते हुए को और मार दो। मतलब बेचारा एसिड से मर रहा है दर्द के मारे, और ये कह रहे ले बेटा नींबू पी। मतलब एक मिनट सुनो बच्चों, ये एसिडिटी वजह से जो पेट में दर्द होता है वो एसिड बन रहा है, और हमारे भैया हैं जो प्रभु जी, ये कह रहे हैं हम अभी भी उसे लेमन जूस ही देंगे। कोई दुश्मनी है? किसको दोगे? मित्र को? हैं? नहीं बेटा, आप लेमन जूस मत देना। अगर एसिडिटी है, ये हमारे समाज में फैली हुई गलतफहमी। यस, मैंने भी कई बार सुना था बचपन में अपने, अब तो नहीं सुनता हूँ। अब तो लोग एसिडिटी होता है सीधा इनो के लिए भागते हैं, या फिर कोई टैबलेट खा लेते हैं गैस की टैबलेट आती है मार्केट में बहुत सारी, वो खा लेते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह। पहले ऐसा था, पेट में दर्द हो रहा है यार नींबू पानी दे दो इसे। नींबू पानी ऑलरेडी एसिड है और एसिड की वजह से दर्द भी हो रहा है, तो दिस इज नॉट फेयर। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करो। नहीं है बेकिंग सोडा, इनो लेके आओ, समझे ना? इनो, बेकिंग सोडा आदि ये सब चीजें। तो हम बात करते हैं बेकिंग सोडा बनता कैसे। देखो पिछले वाले ब्लीचिंग पाउडर में डायरेक्ट NaCl का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वहां पे क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हुआ था, और वो क्लोरीन गैस क्लोरअल्कली प्रोसेस से मिली थी, इसलिए हमने मान लिया कि चलो हो गया, उसमें भी उसका रोल है। पर यहाँ डायरेक्ट NaCl का इस्तेमाल है बेकिंग सोडा को बनाने में। अमोनिया और सोडियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबके केमिकल रिएक्शन से, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों के केमिकल रिएक्शन से आपके दो सॉल्ट बन रहे हैं, एक अमोनियम क्लोराइड, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडा है बेकिंग सोडा, और अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेकिंग सोडा कैसे बन रहा है? जिसमें आपका अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन से NaHCO3 बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। अब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, वो मैं आपसे अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था ना, वही है। बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड एज इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बेकिंग सोडा के कैसे यूज करना है बच्चों, वो हमें डिस्कस करना है। बेकिंग सोडा बन गया, अमोनिया, NH3, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल ट्रीटमेंट से बेकिंग सोडा NaHCO3 बना है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बना है। अब उस बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे, वो काम कैसे करता है वो बता रहे हैं यहाँ पे। जब से हम गर्म करेंगे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये कुकिंग को फास्टर करता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कई बार कुकिंग को फास्टर करने के लिए होता है और पकौड़ों को क्रंची बनाने के लिए होता है, कुरकुरे बनाने के लिए होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से होता है कुकिंग फास्टर। और अब इसके जो बेकिंग सोडा के यूजेस है, पहला यूज है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाना बिल्कुल आसान है, केवल बेकिंग सोडा में खाने वाला एसिड मिलाना है। खाने वाला एसिड जो टार्टरिक एसिड है, इमली से मिलता है, वो सबसे आसान भी है उसे मिलना। आम से मिल जाता है, कच्चे आम का पाउडर अमचूर जिसे कहते हैं, वो मिल सकता है। तो ये मिला देंगे जब बेकिंग सोडा, ये है O प्लस H, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम एनी एसिड, तो ये बन गया, ये पूरा मिला के बन गया बेकिंग पाउडर। कंफ्यूज मत होना, बेकिंग सोडा NaHCO3 है और बेकिंग पाउडर वो है जिसमें एक और H जुड़ गया है, यानी कोई एसिड मिला दिया है। एसिड मिलाने के कारण भी होता है उसका टेस्ट, क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ा कड़वा होगा, बिटर होगा, तो उसके टेस्ट को ठीक करने के लिए ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, अदरवाइज काम दोनों का एक ही है। तो जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले भी बन रही थी, अभी भी बन रही है, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये मेन काम तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, जो कुकिंग को फास्टर करेगा, स्पंजी करेगा या क्रंची करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी उसकी वजह से। ये हो गया आपका, ये लिखा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो केक से, ब्रेड से वो जो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कोई स्पॉन्जी बनाएगी, उन्हें सॉफ्ट बनाएगी, इसलिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और इस्तेमाल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो एक एंटी एसिड के रूप में, वही गैस से आराम लेने के, एसिडिटी हो रही है तो उससे आराम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा एसिड
फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में होता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में आग बुझाने के लिए होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को अगर आप जलती हुई चीज फेंकेंगे वो गर्म होगा, गर्म जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है ऑक्सीजन से, तो उसके ऊपर एक कंबल की तरह काम करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो ये आग बुझाने में भी इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में बेकिंग सोडा का। अब नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कब मिला था? जब हमने बेकिंग सोडा को गर्म किया था। अभी पीछे रिएक्शन में बेकिंग सोडा गर्म किया था, पीछे रिएक्शन लेट मी शो यू, यहां पर ये रहा, सोडियम कार्बोनेट मिला था बेकिंग सोडा को गर्म करने पर। इसी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, यानी वाटर के साथ इसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, तब जाके वॉशिंग सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिविंग वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो ये रहा सोडियम कार्बोनेट और ये रहा वाटर के 10 मॉलिक्यूल, और ये इससे जुड़ गया है और ये बन गया वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से बनता है। अब ये जो 10H2 है ना, ये आपके लिए एक नया टॉपिक और लेके आ गया एक्टिविटी में। ये जो 10H2 है, इससे जो वॉशिंग सोडा है इसका मतलब ड्राई नहीं है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल है। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, क्रिस्टल के साथ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो इससे एक नया टॉपिक मिल गया। अच्छा, पहले यूजेस कर लेते हैं फिर उस टॉपिक पे आते हैं। अब सोडियम का वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल वो तो आपको पता है, ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में होगा, और बोरेक्स एक केमिकल कंपाउंड है, इसे बनाने के लिए होता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल। इसके अलावा डोमेस्टिक पर्पज में, साफ सफाई में, घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, लैब में ये यूज किया जाता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के रहता है, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। मतलब अगर आपको एक एक्टिविटी दे दी जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके पास हार्ड वाटर है और आपके पास ये 2-3 सॉल्ट पड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्ट डाल के आप इसके हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, तो आपको वॉशिंग सोडा चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन में हो सकता है वॉशिंग सोडा के अलावा 2-3 और हो, तो आपको वॉशिंग सोडा लेना है जो उसकी हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना देता है। सॉरी, किसका? हाँ, नाम होगा या केमिकल फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला तो आपने देखा ना, Na2CO3.10H2O। अब ये जो 10H2O था ना, उसी की वजह से क्वेश्चन आया, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या सॉल्ट के क्रिस्टल रियली ड्राई होते हैं? जो सॉल्ट हमें ड्राई दिखते हैं, क्या वो सचमुच में ड्राई होते हैं? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नो में है। एक एक्टिविटी के जरिए समझाया गया है। अब हमारे पास यहाँ एग्जांपल में देखो, एक सॉल्ट तो ये रहा, कॉपर सल्फेट 5H2O, सोडियम कार्बोनेट 10H2O जो कि वॉशिंग सोडा है, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं, ब्लू कलर के होते हैं, और ये कैल्शियम सल्फेट 2H2 है, जिप्सम है। इन सभी सॉल्ट के 1 फॉर्मूला यूनिट में वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसे हम 1 फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। ये पूरा एक फॉर्मूला यूनिट है वॉशिंग सोडा का, ये जिप्सम का एक फॉर्मूला यूनिट है, और ये कॉपर सल्फेट का एक फॉर्मूला यूनिट है। कॉपर सल्फेट के सॉल्ट का एक 1 फॉर्मूला यूनिट है। तो ये जो इसके अंदर 5H2O, 10H2O या 2H2 लिखा हो ना, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप पहले एक्टिविटी समझते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहां एक एक्टिविटी कर रखी है बच्चों, कॉपर सल्फेट, ये वाला जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को यहाँ पे गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें से वाटर के कुछ ड्रॉप्स नजर आएंगे, देखो लिखा भी है वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉप्स नजर आएंगे। तो ये कॉपर सल्फेट पहले ब्लू होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है, जो इसका पानी निकल जाता है तो ये व्हाइट हो जाता है। और फिर कंफर्म करने के लिए पानी इसी से आया है, इसी कारण से ये व्हाइट हुआ है कि पानी निकल गया, तो वापस इन वाटर के क्रिस्टल्स में पानी की कुछ बूंदे डाल दीजिए, तो वापस ये ब्लू हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू है वो वाटर के क्रिस्टल्स की वजह से है, और इसीलिए ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफाइन बनता है, इट इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में जितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में, ये सभी सॉल्ट ही हैं, तो ये एक फॉर्मूला यूनिट 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके एक फॉर्मूला यूनिट वाटर के 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट में। वाशिंग सोडा में 10 है, जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, उसकी एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में वाटर के 2 मॉलिक्यूल है जिप्सम के। तो डिफाइन याद कर लेना बेटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। किसी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसी को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने लास्ट स्लाइड पर, पीओपी पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है बच्चों। ये पीओपी कैसे बनता है, पहले आप पहले पीओपी का ये जिप्सम जो होता है, जब जिप्सम हमने अभी पीछे देखा था कैल्शियम सल्फेट 2H2O, वो जिप्सम ही था। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और वो बन जाता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट उसका नाम है। ये इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ और हाइड्रेट का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल, हाफ H2O। तो ये देखो ना, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, हाफ H2O को हेमीहाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट पढ़ते हैं, और जब सब पानी मिलाते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O जो कि जिप्सम है, यानी हार्ड हो जाता है। तो पीओपी को इस्तेमाल करते हैं फिनिशिंग देने के लिए, मूर्तियों को बनाने के लिए, हाँ, जॉइंट्स टूट जाए अगर तो उनको जोड़ने के लिए, ये मतलब खिलौनों के लिए, मूर्तियों के लिए, इंटीरियर फिनिशिंग के लिए और डॉक्टर के द्वारा फ्रैक्चर्स को ज्वाइन करने के लिए। कम से कम 4 यूज तो है ही पीओपी के। और एक क्वेश्चन है, पीओपी को मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? शायद पहली बार पेरिस में इस्तेमाल हुआ था इसका, इसलिए इसका नाम शायद प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बाकी विद्यार्थी स्वयं पता करें क्यों कहते हैं इसे। डॉक्टर यूजेस इज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, वही टॉय बनाने के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, स्टैचूज वगैरह को बनाने के लिए, इंटीरियर फिनिशिंग देने के लिए, इन सब के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।